हरे कृष्णा। आप में से कोई है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ऐसे प्रोग्राम में या इस्कॉन के किसी भी प्रोग्राम में? 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो आई विल लाइक टू नो योर नेम एंड व्हाट यू आर स्टडिंग। जोर से बोलो अपना नाम और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो लोग। और फर्स्ट टाइम ना? हाँ, चालू करो। कृष्ण, क्या कर रहे हो आप? मॉडर्न? अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी? ओके। दर्पण जी क्या कर रहे हो? सी सी ए फर्स्ट ईयर। बी सी ए फर्स्ट ईयर कहाँ से? अच्छा, वासी में पढ़ रहे हो। ओके, हु इज नेक्स्ट? जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। बोलो। अरे देखो, मेरा माइक के बिना भी देखो कितना तेज आवाज आ रहा है, मोटा आ रहा है। आप लोग यंग हो और इतने धीरे से आप बोल रहे हो। बोलो बोलो, जोर से बोलो। ओम नाइक। क्या करते हो आप? ओके, फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहे हो। ओके, हु इज नेक्स्ट? राहुल, क्या करते हो? हाँ, बीबीए कहाँ से कर रहे हो? भारतीय विद्यापीठ। 2 हफ्ते पहले मैं वहाँ क्लास देने आया था, आप थे क्या उसमें? नहीं थे, उसी दिन कॉलेज नहीं आए। ओके, और कौन आया पहली बार? यहाँ सामने आए। पंकज कुमार, क्या करते हो आप? यू आर वर्किंग। और किसने हाथ खड़ा किया था फर्स्ट टाइम? नितिन तांदड़े, सिक्योरिटी जॉब करते हो? स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। और 11th स्टैंडर्ड, शिवम जी। ओके। गौरव, बोलो। क्या? किसमें? ओके, यू आर वर्किंग इन होटल। और शुभम जी, क्या करते हो आप? कंपनी में काम करते हो। और कौन है नया जो फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, आदर सर, ओल्ड वन जो पहले ही आए हुए हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो खाली फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। सो हम यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा दोनों भाषा, हिंदी में बोलने का या प्लेन इंग्लिश में बोलूँ। या हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलने का प्रयास करेंगे। हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे, कुछ हिंदी में बोलेंगे, कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, मिक्स बोलने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या हो जाए, आप लोगों को आज का जो हमारा टॉपिक है, लव स्टोरी पॉइंट 2, वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। अभी आप सभी लोगों ने, सब लोग बड़े उत्साहित होंगे। कितने लोग उत्साहित हैं वैलेंटाइन डे को लेके? दे आर रियली इंथुजियास्टिक। वैलेंटाइन डे को लेके, चलो एक बंदा तो सच बोल रहा है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, बोले हाथ कैसा खड़ा करे ना। उत्साह तो है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे करे, ले हाथ कैसा खड़ा करे कि हम उत्साहित है करके उसके लिए। तो कितने लोग उत्साहित हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप लोग आजकल क्या है ना, कॉलेज में ये ट्रेडिशन आ गया है। अभी ये वैलेंटाइन डे के पहले कल कोई टेडी बियर डे था, उसके पहले रोज डे था, उसके पहले और कुछ डे था, उसके पहले प्रपोज डे था या कुछ, तो ऐसा ऐसे कई सारे डेज थे, बराबर ना? कई सारे डेज थे साथ में। और उसके बाद अभी अभी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वैलेंटाइन डे आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में आजकल की समाज की व्यवस्था ऐसी बदल चुकी है, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ये सेलिब्रेट करे या ना करे, बराबर है? कई सारे लोगों के मन में ही होगा। कुछ लोग प्रो हिंदू होंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये सब क्या है, ये विदेशी संकल्पना है, हमें ये नहीं चाहिए, ये क्यों आ रही है, इसको क्यों हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भारत में इतना ये सब संकल्पना को विरोध होने के बावजूद भी ये संकल्पना क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बराबर है? खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। बल्कि विरोध करने वालों को भी कमी नहीं है। बल्कि बहुत बार ऐसा होता है, विरोध करने वाले रात तक विरोध करते हैं और फिर खुद सेलिब्रेट करते हैं रात के अंधेरे में। ऐसे भी लोग हैं जो दिन में क्या करेंगे, यही चीज़ों को विरोध में खड़े रहेंगे, बोले ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और रात में स्वयं क्या करेंगे उसको? रात में स्वयं इसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ये भी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा हुआ है, या जो ऐसे भी लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर हम सेलिब्रेट करें या ना करें।
बराबर है। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे ये क्रिश्चियन संकल्पना है, क्रिश्चियनिटी से आई हुई है, इसलिए ये नहीं चाहिए वगैरह। ऐसे भी कुछ लोग हैं। फिर वो प्रो हिंदुज्म की तरफ जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि न्यू ईयर सेलिब्रेट मत करो, न्यू ईयर के दिन दूध पी के सेलिब्रेट करो। ऐसे ऐसे कई सारे आपने पोस्टर्स, बोर्ड, फ्लैग्स वगैरह सब देखे होंगे। देखे है नहीं देखे? देखे है ना? तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि ये सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या लगता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए? बी ऑनेस्ट। और कितने लोगों को लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए? एक बंदा तो कम से कम सच बोल रहा है। अच्छा, वो एक अभी अभी एक ने हाथ खड़ा किया तो दूसरे ने भी किया कि सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये संकल्पना को देख के चलो कोई एक बता दे कि क्यों नहीं करना चाहिए। जोर से बोलो थोड़ा, क्यों नहीं करना चाहिए इसको सेलिब्रेट? टेम्पररी अटैचमेंट है इसलिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ओके। और क्यों करना चाहिए? करने का तरीका बदलना चाहिए। अच्छा, मोटिव बदलना चाहिए करने का। अच्छा, तो एक बोल रहे हैं कि करने का मोटिव तरीका बदल दो तो सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बोल रहे हैं कि ये टेम्पररी अटैचमेंट है, फालतू का है कि लेन देन, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो दोनों तरीके से लोग बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। दोनों दो तरीके से बोल रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं, वो इसको क्या करेंगे, धार्मिक रंग देने का प्रयास करेंगे, समाज का रंग देने का प्रयास करेंगे, या और किसी अन्य तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे कि सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हमने कभी इसके पीछे जाके हिस्ट्री हिस्ट्री देखने का प्रयास किया कि ये आया कहां से, क्यों आया है? क्योंकि देखो, इतिहास इतिहास का मतलब होता है जिससे हम कुछ सीख लें। अगर हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर क्या है, इतिहास के पन्ने क्या हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। अभी ये फेस्टिवल्स कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कहीं से शुरुआत हुई ना? क्यों शुरुआत हुई? तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये सेंट वैलेंटाइन के नाम से चलता है। बराबर है। कई सारे लोग इसको सेंट वैलेंटाइन के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, चाहे तो आप गूगल को पूछो, सेंट वैलेंटाइन नाम के लगभग लगभग 14 सेंट होके गए हैं। क्रिश्चियनिटी में वैलेंटाइन नाम के कितने सेंट होके गए हैं? 14 लोग होके गए। अभी ये 14 में से किसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये किसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेंट्स का नाम लिया जाता है जिसका नाम भी वैलेंटाइन था। ये जो कंसेप्ट थी, ये वैलेंटाइन जो था, ये कंसेप्ट है लगभग लगभग जीसस जाने के 100-150 साल बाद। जीसस जाने के 100-150, जीसस जाने के 300 साल तक क्रिश्चियनिटी नहीं थी। कुछ लोग थे जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, लेकिन बाकी सब के सब रोम का अपना धर्म हुआ करता था। आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना होगा, रोम्स आर द रूलर्स? सुना है ये? रोम साम्राज्य नहीं सुना है रोम के बारे में? सुना होगा, रोम्स आर द रूलर्स। रोम साम्राज्य जो था, जीसस क्राइस्ट उसी साम्राज्य में जन्म लिए हुए थे। और जो रोम साम्राज्य था ये क्रिश्चियनिटी को पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, उनको मारने का प्रयास करते थे। ऐसे कई सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जीसस जाने के बाद लगभग लगभग 300 ईयर्स और 350 ईयर्स लेटर, जीसस के बाद क्या हुआ, एक एक अगस्टिन नामक राजा आया और उसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया। बल्कि उसने बोला कि अब से हमारा ऑफिशियल रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी के। दैट साइड एंटायर यूरोप बिकम क्रिश्चियन। क्योंकि यूरोपियन का, यूरोप जो रोम्स जो है, रोम की जो कैपिटल है, अभी अगर देखोगे तो फ्रांस और इटली, अभी वो भी दो हो गए हैं। ऐसा वो रोम साम्राज्य, उसको रोम कहा करते थे, लेकिन रोम का साम्राज्य तो बहुत था, पूरा यूरोप कवर करते थे। रोमन सार मीन्स एंटायर यूरोप ना, कुछ सेक्शन इधर का भी आता था, अफ्रीकन कंट्रीज का भी आता था या गल्फ कंट्रीज का आता था। रोम सब जगह फैला हुआ था। तो वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन हो गए, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। और फिर बाकी जो बचा हुई क्रिश्चियनिटी या वर्ल्ड था जिसमें क्रिश्चियनिटी फैली नहीं थी, वो कार्य किसने कर दिया? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ने कर दिया वो सब काम। बिकॉज ब्रिटिश ऑल्सो क्रिश्चियन, यूरोप का सेक्शन है तो क्रिश्चियन थे, पर ब्रिटिश जहाँ जहाँ गए किसको लेके गए? क्रिश्चियनिटी को लेके गए। तो ये वास्तविकता है। लेकिन फिर ये जो वैलेंटाइन सेंट थे, वो क्या करते थे, एक राजा ने, क्योंकि रोम राजा ना बहुत सन की हुआ करते थे, हमारे यहाँ के राजा बहुत सोफिस्टिकेटेड होके गए।
हमारे यहाँ पे जो राजा होके गए ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अगर आप 90s या 2000 के पहले की या 90s के पहले की हॉलीवुड मूवीज ज़्यादा देखोगे तो उसमें आपको मेजोरिटी जो किंग दिखाए जाएंगे ना, वो रोमन किंग हुआ करेंगे। बहुत सारे ऐसी ना किंग की स्टोरी वाली जितने भी हॉलीवुड की फिल्में होंगी वो सब किसको दिखाएंगे? रोमन किंग को दिखाएंगे। और बहुत ही सन की काइंड ऑफ राजा हुआ करते थे रोमन साम्राज्य। तो उस पे एक सन के राजा ने डिसीजन ले लिया कि मेरे राज में कोई विवाह नहीं करेगा, बडी शुड गेट मैरिड। अगर किसी को किसी ने मैरिज कर दिया तो क्या किया जाएगा? उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में उस समय में ये सेंट वैलेंटाइन नामक एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन साधु हुआ करते थे। उन्होंने क्या कर दिया? ही टुक द डिसीजन कि मैं लोगों का विवाह लगाऊंगा। और वो छुपके छुपके क्या करते थे? लोगों का विवाह लगाते थे, उनका मैरिज अरेंज करते थे। ये सब वो करते करते थे हिडन, छुपके करते थे ये सब चीजें। तो जब ये चीजें वो छुपके से करने लगे या मैरिज अरेंज करने लगे तो फिर ये क्या हो गया है? कुछ लोग बोलते हैं कि वहां से ये वैलेंटाइन डे आया, उसके उसकी स्मृति में, उसका बर्थडे बोलो या उसका ना पुण्यतिथि वाला दिन बोलो, कौन से भी परिस्थिति में किसका सेलिब्रेशन करने लगे? वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन करने लगे। तो ऐसी कई सारी धारणाएं हैं, कई सारे लोग हैं इसको अलग अलग एंगल से देखते हैं और अलग अलग धारणाओं से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वैलेंटाइन डे आया कहाँ से है ना, कहाँ से ये वैलेंटाइन डे आया हुआ है। तो हमें अभी देखना है कि हमें सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है, इसकी रियलिटी क्या है, इसको इतिहास में जाके देखो। तो ये आजकल अर्वाचीन समाज में, प्राचीन समाज की चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा कहाँ की चल रही है? अर्वाचीन समाज, मतलब अभी का, अभी की जो अवस्था है समाज की, उस अर्वाचीन समाज की अगर आप चर्चा करो तो अर्वाचीन समाज में सिर्फ वैलेंटाइन नहीं है, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स, न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स हैं। कई सारे ऐसे उत्सव मिलेंगे जो आपको क्या दिखेंगे? न्यूली इंट्रोड्यूस दिखेंगे। वो अभी अभी क्या किया गया है? उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। पूर्व काल में वो नहीं हुआ करते थे। उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? अभी अभी नए से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स बन गए हैं, ये नए से इंट्रोड्यूस किया है। तो वो कौन से फेस्टिवल्स है नए से इंट्रोड्यूस किए हुए? कोई बता सकता है उन फेस्टिवल्स का नाम? हम्म? टेडी डेज? हम्म? हेलोवेल? हेलोविन? आई डोंट नो व्हाट इज दैट। भूत का कॉस्ट्यूम पहनते? अच्छा, हेलोविन। ओके 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 ओके, हेलोविन। ओके, और कौन सा फेस्टिवल्स है? हम्म? न्यू ईयर्स? वो तो पहले भी था। फैशन डे? फ्रेंडशिप डे, यस, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल, फ्रेंडशिप डे। रोज डे? वो तो ये वैलेंटाइन डे के ही सेक्शन में आते हैं ये सब डे। देन फादर्स डे होता है, मदर्स डे होते हैं। इसको भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल। ये न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स है, ये पुराने फेस्टिवल्स नहीं है। आप अगर 90s के पहले चले जाओ या 60s के पहले चले जाओ तो ये फेस्टिवल थे ही नहीं। इसमें से कोई फेस्टिवल नहीं हुआ करता था 90s 60s के पहले, इसमें से कोई फेस्टिवल नहीं हुआ करता था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दिस आल फेस्टिवल्स आर न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स। नए नए इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो अब ये न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स में ही आता है कौन सा फेस्टिवल्स? वैलेंटाइन डे। दिस इज ऑल्सो द न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स। तो पूर्व काल के फेस्टिवल्स क्या हुआ करते थे? अलग अलग फेस्टिवल्स हुआ करते थे पहले। जैसे हमारे यहाँ पे अलग फेस्टिवल्स है, पूर्व पार से होते आ रहे हैं। दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणेश मनाते हैं, नवरात्र मनाते हैं, और भी कई सारे हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स क्या है? ये पुराने फेस्टिवल्स है। अभी इंडिया में न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स नहीं है, नया कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इसलिए मेजोरिटी न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट से आ रहे हैं। जो न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स है, और ये मेजोरिटी कहाँ से आ रहे हैं? ये वेस्ट से आ रहे हैं, पाश्चिमात्य देशों से आ रहे हैं, और पश्चिम से ये वेस्ट से आ रहे हैं न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल। इसलिए बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि इनका क्रिश्चियनिटी के साथ कनेक्शन है। किसके साथ कनेक्शन है इनका? क्रिश्चियनिटी के साथ। लेकिन वैसा नहीं है। अगर हम जितना वेस्ट को जानते हैं, अगर हमारा पूरा नॉलेज एक साथ मिला दिया जाए ना, तो हम वेस्ट के बारे में 1% भी नहीं जानते हैं। कितना परसेंट नहीं जानते हैं? नॉट इवन 1% वी नो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनके उनकी मान्यताएं हमें पता है नहीं पता है। कुछ कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ से नॉलेज होगा, लेकिन उनकी पूरी मान्यताएं हमें कुछ पता नहीं है कि वेस्टर्न की मान्यता क्या है, वहाँ के फेस्टिवल्स क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। कुछ पता है? कुछ पता नहीं है।
कुछ मतलब कुछ पता नहीं है। अगर इतने सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों का, कितने लोगों का ख्वाब है कि अमेरिका में जॉब के लिए जाना है, वेस्टर्न कंट्री में जॉब के लिए जाना है? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, आई नो दैट। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मन में इच्छा रहती है कि मैं वेस्टर्न कंट्री और ना यूरोपियन कंट्रीज में किसके लिए जाऊँ, जॉब के लिए चला जाऊँ। अच्छा, लेकिन उसके बारे में हम जानते कितना है? नॉट इन 1%। क्या हमें पता है कि अमेरिका में सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है? सब लोग लेंगे, चलो ये इसका नाम ले लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी अमेरिकन जो है क्या है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग क्या बोलेंगे, क्रिसमस बड़ा फेस्टिवल। चलो सेकंड बिगेस्ट वन, दूसरा बड़ा हेलोविन। ऐसा ऐसा ये बच्चे का कहना है कि हेलोविन इज द सेकंड बिगेस्ट वन। ईस्टर, ईस्टर एक सबसे बड़ा होता है वहाँ पे। तो देखो हमारा 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 नॉलेज कितना है कि हमें वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की परंपरा है, वहाँ की चीज़ें पता नहीं होगी। बहुत सारी वहाँ की मान्यता है, परंपरा है जो पता नहीं होती है। जापान में एक एक फेस्टिवल होता है, ये ठंड के सीजन में जापान में एक फेस्टिवल्स होता है। उस फेस्टिवल के अनुसार, क्योंकि जापान ओरिजिनली अगर आप देखा जाए तो इसे बुद्धिस्ट कंट्री, मेजोरिटी जो फॉलोअर्स है वो क्या है, बुद्धिस्ट परंपरा के। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की बुद्धिस्ट परंपरा अलग है, उनके यहाँ की बुद्धिस्ट परंपरा अलग है। तो उनके यहाँ पे ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें सभी पुरुष जो है ना, सिर्फ उस समय में जब ये फेस्टिवल चालू हुए होंगे, उस समय में ना फ्रीजिंग कोल्ड, अभी जो जापान का सिचुएशन है बहुत ठंडा, जापान ठंडा देश है, और अभी क्या चल रही है, सर्दियाँ चल रही हैं। तो ये फ्रीजिंग कोल्ड के समय में क्या करना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, हम जिसको लंगोट कहते हैं ना, आजकल तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी क्या क्या आ गई है, लेकिन वैसा लंगोट लगा के वहाँ एक नदी कौन सी भी बह रही होगी, उस नदी में फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में स्नान करना है, और वहाँ अपने गांव के मंदिर की जाके प्रदक्षिणा लगानी है। ये वहाँ की परंपरा है, और कई सारे लोग करते हैं इसको। तो मुझे कहाँ से पता चला, तो आजकल जापान में बहुत सारी महिलाएं भी बोल रही कि हम ऐसा करेंगे करके। वाई नॉट वुमेन्स, वाई ओनली व्हाट, वाई ओनली मेंस? उनके लिए क्यों ऐसी परंपरा है, हमारे लिए ऐसे क्यों परंपरा नहीं है? तो जापान में ये अभी कहाँ पे है, कोर्ट में मसला चल रहा है, जापानीज कोर्ट में इसको डिस्कस किया जा रहा है कि अलाउ करे या ना करे। तो तो ऐसी ऐसी मान्यता हो सकती है, और भी कई सारे मान्यता है। अब अफ्रीका में आदि जाओगे, अफ्रीका में तो बहुत अलग अलग मान्यता है ना, कई सारी अलग अलग मान्यता है। अब अमेरिका में जाओ, अमेरिका का ओरिजिनल रिलीजन इज नॉट क्रिश्चियनिटी, उनकी अपनी ओरिजिनल रिलीजन है, और उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस मान्यताओं को मानते हैं। लेकिन फिर भी उनके अपने फेस्टिवल्स होने के बावजूद भी ये नए नए न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स कहाँ से आ गए? तो अगर आप साइकोलॉजिकली इसको देखेंगे कि ये न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स कहाँ से आ गए, खास करके वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, हमारे यहाँ पे कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ पे फादर डे, मदर को गुलाब देना वगैरह कोई कंसेप्ट है नहीं है। आप मदर को गुलाब देने जाओगे तो भी मार खाओगे, मदर से बात करोगे तो भी मार खाओगे। हमारे यहाँ पे मदर ऐसा कोई, आज तक आपके मदर ने कभी बोला है आपको माय डियर सन आई लव यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट? कभी बोला है? किसकी मदर ने गलती से भी बोला है? नहीं बोला है। लेकिन कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर और क्या क्या कितने बार बोला होगा? अनलिमिटेड टाइम, बल्कि बहुत बार तो उसी ने हमारा नाम लिखा है, लेकिन वो नाम वो नहीं उच्चारण करती है, बल्कि वो क्या करेगी, इसमें से कुछ तो एक नाम लेगी, तो इसमें से कुछ तो नाम लेगी, लेकिन जो नाम उसने रखा है उसको वो बहुत रेयरली लेती है, लेती है ना। हमारे यहाँ पे ये सब चीजें होती नहीं है। हमारे यहाँ पे चीजें, सिस्टम ऐसी है कि अगर मदर पिक्चर में आए मतलब बच्चा मार खाने वाला है, कंफर्म्ड है या नहीं है ना? किसी भी जगह पे मदर पिक्चर में आ गए मतलब वो क्या करने वाला है, बच्चा मार खाएगा, ये 100% गारंटेड है हमारा। अब किसी भी बच्चे को पूछो कि सबसे ज्यादा किससे मार खाते हो, मदर का नाम बताएगा, है ना। एक एक बच्चा था, मैं बीच में पुणे में एक स्कूल में ये दे रहा था, सेमिनार दे रहा था। वो बच्चा मुझे बोल रहा था कि मुझे भी आपके जैसा ब्रह्मचारी बनना है। मैं बोला क्यों? वो बोला मैं माताओं से परेशान हूँ। सो आई बिकम शॉक्ड। मैं बोला यार तू तो अभी तक तो 11वीं में है और माताओं से परेशान हो गया। 11वीं में नहीं, सॉरी 9th क्लास का बच्चा था। बोला 9th में है और तू माता से परेशान हो गया? वो बोलता है, बोले 2 माता मेरे जीवन में है, उनसे मैं परेशान हो गया हूँ, तो मुझे और माताओं के साथ संबंध नहीं बढ़ाना है, इसलिए मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। बोले क्या है? बोले एक स्कूल में है जिसको मैडम कहते हैं, बोले वो मेरे बाप को लूटती है और मुझे कूटती है, बस यही उसका काम है। फीस के नाम पे किसको लूट रही है? बोले मेरे बाप को लूट रही है, और मुझे क्या कर रही है? हर दिन कूट रही है पकड़ के।
बोले घर में आओ तो यहाँ पे भी वही तमाशा है। बोले माँ है, वो भी क्या करती है, वो भी बाप को लूटती है, और कूटती किसको है, मुझे कूटती है। बोले बास, बोले मैं क्या हो गया, रियलाइज सोल हो गया हूँ कि माता के साथ संपर्क मतलब क्या करना है, मार खाना निश्चित है। ये भारत की अवस्था है, लेकिन आप विदेशों में जाओ तो इसको चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है। करेक्ट है। वेस्टर्न कंट्री में इसको चाइल्ड अब्यूज करेंगे, हमारे यहाँ पे कोई चाइल्ड अब्यूज नहीं है। अगर कोई माता अपने बच्चे को मार रही होगी तो उसके उसके बीच में कोई नहीं जाता है, उसका बाप भी नहीं जाता है उसके बीच में, क्योंकि अगर बाप बीच में जाएगा तो उसको और दो चार गाली सुननी पड़ेगी, इसलिए कोई नहीं जाता है। लेकिन वेस्ट में इसको चाइल्ड अब्यूज कहेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये सब परंपराएं नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये परंपरा इंट्रोड्यूस हो गई। और अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी ऐसे न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स क्या होते रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए, उसके पीछे के हमें कारण समझने पड़ेंगे। ये क्या मानसिकता थी कि ये न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स आ गए। तो सबसे बड़ी मानसिकता है दैट नॉट हैविंग अ रिलेशनशिप, इसलिए कई सारे न्यूली फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस हो गए। क्यों रिलेशनशिप का इशू आ गया। तो अगर आप वेस्ट में देखोगे, अभी इंडिया का भी सिचुएशन धीरे धीरे वैसी ही बढ़ती जा रही है। ये लगभग लगभग 1800 सेंचुरी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 1800 सेंचुरी का जब समय था तो अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा था। विलेज एरिया जितने भी थे, अर्बन एरिया समाप्त होते जा रहे थे, और क्या बढ़ रहे थे, सिटीज बढ़ते जा रही थी। अभी आज भी बोला जाता है जनरली भारत की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेजेस में रह रही है, बराबर ना, सिटीज में नहीं रह रही है। लेकिन वेस्ट में अगर आप चले जाओ तो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनकी 70 to 80% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, अभी सिटीज में रह रही है। विलेज में बहुत रेयरली लोग रहते हैं वहाँ पे, और जो रह रहे होंगे वो बड़े किसान होंगे। या बहुत बार ऐसा भी है वहाँ पे किसान भी ऐसे हैं जो हमारे जैसे किसान नहीं है, अल्प भूधारक आदि किसान नहीं है। आप वेस्ट में जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करती है। लोग रहते कहाँ पे, शहरों में रहते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन से खेतों में जाते हैं। ऐसे ही है, आपने कभी देखा होगा कि प्लेन से क्या किया जा रहा है, दवाइयाँ वगैरह खेतों में छिड़की जा रही है। ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो वहाँ पे 70% पॉपुलेशन कहाँ पे होने लगा है, अभी सिटीज में होने लगा। हमारे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी तो 10-20% पॉपुलेशन सिटीज में है, बाकी पूरा पॉपुलेशन कहाँ पे रह रहा है, विलेजेस में रह रहा है। तो जब लोग सिटी में, जब आप बोलो मूव कर गए या स्थलांतरित हो गए या सिटी लाइफ जीने लगे, तो उस लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो होने लगा न्यूक्लियर फैमिलीज। जब गांव में रहते तो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट हुआ करती थी, नहीं हुआ करती। वहां कैसी फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही सिटी लाइफ चालू होता है तो फैमिलीज कैसे होने लगती है, न्यूक्लियर फैमिली होने लगती है। क्योंकि हम तो इतू से घोंसले में रहते हैं ना, जिसको 1 BHK 2 BHK बोलो, और उसको किस में गिना जाता है, स्क्वायर फीट में गिना जाता है। स्क्वायर फीट में घर को किस में गिना जाता है, स्क्वायर फीट में गिना जाता है। गांव में घर को स्क्वायर फीट में गिनते हैं। गांव में आज भी जमीन को किस में गिना जाता है ना, एकड़ में गिना जाता है, बीघा में गिना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जमीन कैसे गिनी जाती है, सिटी में स्क्वायर फीट में गिनते हैं। ये क्या है, ये लॉस्ट है एक्चुअली। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ये सभी की सभी चीज़ें किस में चल रहे हैं, हम लोग लॉस में चल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं हो रही है। लेकिन फिर वो यूनिक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली से जब सेपरेट होने लगे, तब धीरे धीरे पीपल हमारी, क्योंकि ठीक है यूनिक तो बन गए, लेकिन हमारी मानसिकता तो वही है, बिकॉज फाइनली वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं। तो फिर मनुष्य होने की वजह से हमें रिलेशनशिप की क्या है, बहुत नीड है। और वो ज़रूरतें ज्वाइंट फैमिली में अपने आप पूरी हो जाती थी। यू डोंट रिक्वायर टू डेवलप अ न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि पहले से कई सारे हैं ना। किसी को अगर माँ समय नहीं दे रही है, आज अगर आप देखो सिटी लाइफ में, अगर कोई माँ अपने बच्चे को समय नहीं देती हो तो बच्चा लोनलीनेस फील करता है, करता ही नहीं करता है, लोनली फील करता है। उसको डिप्रेशन में चला जाएगा, ये बिकम साइको बन जाता है बच्चा, क्योंकि उसको माँ बाप समय नहीं दे रहे हैं। गांव में ये होता था, ज्वाइंट फैमिली में नहीं होता था। क्योंकि अगर माँ बाप उसको समय भी नहीं दे रहे तो भी क्या है, उसके दादा दादी है, चाचा चाची है, बुआ है, चाचा है, कई सारे लोग हैं उस ज्वाइंट फैमिली में, जिनके साथ वो क्या करता था, उसका रिलेशन डेवलप हुआ है। या रिलेशनशिप की उसकी जो नीड है, उसको जो सोशल या साइकोलॉजिकल जो उसकी नीड है, वो क्या होती रही है, ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है। ऑटोमेटिक फुलफिल जस्ट बिकॉज दे आर इन द ज्वाइंट फैमिली। इसलिए उसको ज़रूरत नहीं होती थी। इसलिए आप देखो गांव में आज भी, अगर आप किसी गांव में जाके देखो तो माँ सुबह खेतों में चली जाती है, सीधा रात में आती है ना।
लेकिन बच्चे को खाना खिलाना अन्य उसका कार्य है, वो कौन कर रहा है? दादी कर रही है। दादी बच्चों को खाना भी खिला रही है, दादी बच्चों को सुला भी रही है, उसके लिए उसको सुलाने के लिए कुछ गीत भी गा रही है, कई सारी लोरी आदि कौन सुना रही है? दादी सुना रही है बच्चे को। तो फिर बच्चों का वो जो नीड था, रिलेशनशिप का जो नीड था, वो जॉइंट फैमिली में कंप्लीट होता था। लेकिन जैसे जैसे सिटीज डेवलप्ड होने लगी, फैमिलीज यूनिक बनने लगी या न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी, तो न्यूक्लियर फैमिली में यही चीजें क्या होने लगी? घटने लगी, रिड्यूस होने लगी। किस चीज को? हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड क्या होने लगा है? रिड्यूस होने लगा। अब देखो सिटी लाइफ में यही है, सिटी लाइफ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोगों का साइकोलॉजिकल और क्या है, उनका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टेक केयर नहीं हो रहे हैं। इसलिए फिर डिप्रेशन, सुसाइड्स, स्ट्रेस, ये सब क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज साइकोलॉजिकली पीपल आर नॉट स्ट्रांग, इमोशनली नॉट टेकन केयर। पहले वैसा नहीं होता था जॉइंट फैमिली में। तो जैसे जैसे फैमिलीज बिकम यूनिक, तो वैसे वैसे उसकी जो नीड है, उसकी जो नीड है, क्योंकि वो फील किस चीज की कर रहा है? रिलेशनशिप नहीं है, साइकोलॉजिकल केयर नहीं किया जा रहा है, उसका इमोशनल केयर नहीं किया जा रहा है। फिर ये इमोशनल केयर और साइकोलॉजिकल केयर के लिए क्या करने लगे लोग? अलग अलग तरीके से ढूंढने लगे। साइकोलॉजिकली या इमोशनली केयर क्या करने लगे? अलग अलग तरीके से ढूंढने लगे। और उन तरीकों में से फिर कुछ तरीके क्या होने लगे? फेमस होने लगे। इन तरीकों में से कुछ तरीके क्या होने लगे? फेमस होने लगे। इसलिए आप देखो, आजकल शहरों में अगर फेस्टिवल है तो ही रिलेटिव किसी के घर जाते हैं, नहीं तो कोई घर में आता है? आपके घर में मेहमान दिखे हैं आपको रेगुलर आए हुए? आते हैं? कभी रेगुलर मेहमान नहीं दिखेंगे आपके घर में। कभी अगर कोई मेहमान आ भी रहा है तो आपको एक महीने पहले ही पता चल जाता है, या 15 दिन पहले ही वो बोल देगा कि मैं आपके पास आ रहा हूं करके। या आपको भी किसी के पास मेहमान बन के जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है, आर दे रेडी टू वेलकम यू और नॉट? पूछ के जाना पड़ता है ना। आप अचानक से उठ के जा सकते हो किसी के घर में? नहीं जा सकते हो। लेकिन गांव में देखो, कोई भी छोटा भी फेस्टिवल हो या कुछ कुछ गांव में विशेष कार्य हो, तो आजू बाजू के दो चार गांव के लोग भी आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं। तब आजकल की शादियों के समय देखो, आजकल जो शादियां होती हैं, उस शादियों में कितने लोग आते हैं? 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 150 लोग, बस। देखा है ना आजकल की शादियां? ऐसे ही होता है, 100 150 लोग आ गए, हो गई शादी। गाँव में ऐसा होता है? गांव में शादी मतलब 1000 2,000 लोग आने चाहिए, तो मतलब कोई कोई बड़ा काम हो गया है करके शादियां है करके। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्बन कॉर्पोरेशन, जैसे जैसे अर्बन कंसेप्ट डेवलप्ड होती जा रही है, जैसे जैसे सिटी लाइफ डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स केयर नहीं किया जा रहा है। और जब साइकोलॉजिकल और इमोशनल केयर नीड को केयर नहीं किया जा रहा है, तब क्या होते रह रहे हैं? न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स आ रहे हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं कहीं से तो, कहीं से तो कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं जहां पे उसका क्या किया जाए? उसको इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसका केयर किया जाए। आज आज अगर आप सिचुएशन देखो, तो पूर्व काल में अगर आप में से कितने लोग विलेज लाइफ को देखे हैं, गांव को देखे हैं? पूर्व काल में अगर आप 2000 के पहले के अगर आप सिचुएशन देखो, गांव में ना बच्चे हैं ना, एक एक रुपया जमा करते थे, एक एक रुपया जमा करते थे गेंद खरीदने के लिए। करते थे ना? आपने किया है कभी ऐसा काम? 1 रुपए 2 रुपए सबने कंट्रीब्यूट करके क्या करते थे? गेंद खरीद लेते थे, किसके लिए? खेलने के लिए। अब सिटी में ऐसा हाल है कि उसके पास 10 गेंद है, लेकिन उसके पास फ्रेंड नहीं है कोई खेलने के लिए। है हाल ऐसा? है ना? बच्चा बालकनी में खेलता रह रहा है, वो फ्लैट के बाहर नहीं आ सकता है। तो फिर जब ऐसी परिस्थिति में बच्चा पलेगा बढ़ेगा, तो फिर उसका उसका केयर किया जा रहा है? इमोशनल केयर मिल रही है उसको? नहीं मिल रही है। उसके फ्रेंड्स नहीं है, दोस्त नहीं है। पहले दोस्त कितने हुआ करते? अरे बहुत सारे हुआ करते थे ना? आजकल बच्चा स्कूल से निकलता है, सीधा सीधा कहाँ बैठता है? उसके बस में बैठता है, बस से सीधा घर आता है, मुंह तक खोलता नहीं है। उसके बाद उसको खाना पीना खिलाया जाएगा, फिर से उसको कहाँ भेजा जाएगा? ट्यूशन भेजा जाएगा। ये अवस्था है। स्कूल बाजू में है, पता भी नहीं चलता था। आज आप गांव में चले जाओ, आज भी उस वहाँ के स्कूलों के बच्चों को देखो, गांव में अगर जब स्कूल छूटता है ना, पूरे गांव को पता चल जाता है कि स्कूल क्या हो गया, खत्म हो गया। इतने जोर से बच्चे चिल्लाते हैं, इतने जोर से चिल्लाते हैं कि पूरे गांव में पता चल जाता है कि स्कूल क्या हो गया, खत्म हो गया करके। अभी स्कूलों के बच्चे चिल्लाते हुए सुना है आपने कभी? ना, कुछ नहीं है। उनको इतना इतना सफोकेट किया जा रहा है, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे। आज के कभी स्कूलों के आप में से कुछ लोगों ने
कुछ लोग तो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे डेफिनेटली, आप सब अच्छे बच्चे हो, लेकिन कभी आपने स्कूलों में अपनी गैंग बनाई है? बनाई है ना, हुआ करती थी ना, 10-12 दोस्त मिलके ये गैंग है। आज के शहरों में जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को देखो, वो बच्चा 8वीं 9वीं का बच्चा रोड क्रॉस करना नहीं जानता है। लेकिन थोड़े से गांव में या थोड़े टाउन साइड में अगर आप चले जाओ, विलेज साइड में चले जाओ, तो 9वीं 10वीं का बच्चा मतलब उसकी अपनी गैंग रहती है, और उनके आपस में गैंग वार भी चलते रहते हैं ना किसी रिलेशन को लेके उनके आपस में गैंग वार चलते रहते हैं। तो इसका है, क्लियरली दिख रहा है कि जिस जिस तरीके से हम जिसको डेवलपमेंट बोलते जा रहे हैं, उस डेवलपमेंट में हम ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा इमोशनल एंड क्या है, केयर नहीं मिल रहा है। इमोशनल केयर नहीं मिल रहा है, फिर क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे कुछ ना कुछ फेस्टिवल डेवलप हो रहे हैं, और किसी के आइडिया ऐसे नहीं कि निकली कि ऐसा करते रहेंगे अनडेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में ये 1800 सेंचुरी से चल रहा है, क्योंकि वो लोग कब डेवलप्ड होने लगे थे, 1800 सेंचुरी में डेवलप्ड होने लगे थे, तब से वो लोग डेवलप्ड हो गए थे, तब से उनके यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1700 सेंचुरी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1800 सेंचुरी में हुआ। तब उनके पास ये जो 1700 सेंचुरी से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तब तो कसम ना, कंसेप्ट क्लियर है कि उनके पास सिटीज भी कब से डेवलप होने लगी है, तो 1700 में से डेवलप होने लगी है। प्रोपात जब अमेरिका में गए थे, सिल प्रोपात जी 70 के दशक में अमेरिका में गए थे, तो प्रोपात जी जहाँ पे रहा करते थे एक डॉक्टर इसके साथ, एक योगा टीचर के साथ, तो वहाँ पे प्रोपात जी 14th फ्लोर पे रहा करते थे। दिस वाज इन 1968। कहाँ पे रहा करते थे, 14th फ्लोर पे रहा करते थे 68 में। तो ये अमेरिका की सिचुएशन थी। हमारे यहाँ पे अभी भी इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती थी, बम्बई में भी इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, 14th और 12th ना, ऐसी फ्लोर की बिल्डिंगें। अगर आप हमारी हमारी सिचुएशन देखो यहाँ की, इंडिया की अगर सिचुएशन देखोगे, तो इंडिया में 72 में भारत में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी थी 22 मंजिल की। यहाँ लोअर पर एरिया कहीं तो बनी थी, 22 मंजिल की पहली बिल्डिंग बनी थी, जिसमें अंबानी ने अपना फ्लैट खरीदा था। ये अंबानी नहीं, धीरू भाई, धीरू भाई उसमें रहा करते थे। तो उन्होंने वो लिया था। अभी तो डेफिनेटली बहुत सारा चेंजेस आ गया है, लेकिन तब उनके पास क्या हुआ करता था, तब वो डेवलप्ड हो गए, तो इसलिए इमोशनल नीड को कैटर करने के लिए क्या कर दिए उन्होंने, नए नए फेस्टिवल डेवलप किए। कहाँ से आया, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज आर द मेन रीज़न। और न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से नए नए न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स आ गए। फिर किसी को बोलने के लिए कोई है ही नहीं, किसी को क्या नहीं है, पिता को बच्चा देख नहीं रहा है, पिता सुबह चला जाता है जॉब के लिए। बहुत सारे बार आप लोगों ने शायद देखे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जो डेली हर दिन बम्बई से पूना में जाते हैं जॉब के लिए, और पूना से बम्बई में आते हैं जॉब के लिए। पता है आप लोगों को, हर दिन ट्रैवल करने वाले हैं जो बम्बई से पूना जाते हैं और पूना से बम्बई आते हैं। मेजोरिटी उसमें रहेंगे, वो रहेंगे सरकारी कर्मचारी, बैंक ऑफिसर वगैरह, ये सब लोग रहेंगे, क्योंकि उनका हर 3 साल में तबादला हो रहा है, बम्बई से पूना चला गया या किसी का पूना से बम्बई में चेंज हो गया, तो अपनी फैमिली को पूरा ट्रांसफ़र नहीं करते रहेगा वो, पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर क्या करता है वो वहाँ से यहाँ जॉब के लिए आता है। बम्बई से अगर, पूना से अगर आप देखोगे, सुबह सुबह 6 बजे की गाड़ी चलती है सिंहगढ़ एक्सप्रेस करके, पूरा गाड़ी पास होल्डर के लिए है। उसमें अगर आप रिजर्वेशन करने जाओगे तो सिर्फ 3 डिब्बे मिलेंगे रिजर्वेशन के, पूरे के पूरे 21 डिब्बों में से 3 डिब्बे रिजर्वेशन के लिए है, बाकी किसके लिए, पास होल्डर्स के लिए। पास मतलब कौन, जो डेली जा रहा है वही पास होल्ड करेगा। सुबह वहाँ से निकलेंगे, 6 बजे वहाँ से निकलेंगे, 10 बजे ऑफिस पहुँचेंगे, शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, अगेन 10 बजे घर पहुँच जाएंगे। बच्चा जब बाप घर से निकला तब क्या था, सोया हुआ था। और बाप जब रिटर्न घर पे आया तभी बच्चा क्या था, सोया हुआ था। तब फिर वो बच्चा सैटरडे या संडे अपने माँ को पूछता है कि बोले ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया घर में, बोले ये कौन है करके, ये कहाँ से आ गया अचानक से, क्योंकि बच्चे ने पूरे वीक में देखा नहीं है अपने पिता को। क्योंकि जब बच्चा जगा हुआ है तब पिता कहाँ पे है, ऑफिस में है, तो फिर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये तीसरा व्यक्ति कहाँ आया। वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे समय में पास आउट हुआ था, ही इज़ वर्किंग इन अमेरिका, तो मैं उसे, वो बीच में मुझे मिला जब इंडिया आया हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि कहाँ पे रह रहे हो ना, तो उसकी पत्नी भी अमेरिका रह रही है, बोली वो कहाँ पे है, तो बोला वो वही न्यूयॉर्क में हूँ, वो सैन फ्रांसिस्को में या कहीं तो है उस तरफ है। तो मैं बोला यार तो न्यूयॉर्क में फिर भी सैन फ्रांसिस्को, बोला काफ़ी लंबा डिस्टेंस है उसके बीच में।
2 आवर्स फ्लाइट जर्नी है उसके बीच में, 2 घंटा। तो बोला कि हर दिन तेरी बीबी फ्लाइट से जाती है? बोले नहीं। बोले बीबी उधर ही रहती है, मैं इधर रहता हूँ। हम सिर्फ कब मिलते हैं? वीकेंड्स में मिलते हैं। बोले सब कब मिलते हैं? वीकेंड्स में। बोले मिलते हैं। बोले वीकेंड्स में मैं चला जाता हूँ या वो आ जाती है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और ये परिस्थिति अभी अमेरिका में नहीं, ये परिस्थिति अभी इंडिया में भी है। बहुत सारे आईटी काम करने वाले, पति का काम रहेगा पुणे में, पत्नी का जॉब रहेगा बेंगलोर में, पत्नी क्या करेगी? वीकेंड में कहाँ पे आएगी? पुणे में आएगी, या पति जाएगा बेंगलोर में। ये परिस्थिति यहाँ पे भी अभी आ रही है। तो फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा फिर बोले बच्चे कहाँ रहते हैं, कौन टेक केयर कर रहा है अपने बच्चों का? तो बोले नहीं, हम क्या है सब इक्वली डिवाइड। इंडियन इंडियन पर्सन जस्ट वेंट टू द अमेरिका, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है, हमने बच्चों को इक्वल डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया? एक बच्चा उसके साथ, एक बच्चा मेरे साथ। बोले जब नेक्स्ट वीक आएगा तो जो मेरे साथ का बच्चा मैं उसके साथ छोड़ दूंगा, और उसके साथ के बच्चे को क्या करूंगा, मैं मेरे साथ लेके आऊंगा। बोले क्योंकि दोनों को इक्वल माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। सिर्फ माँ वाला माँ के साथ रहेगा तो माँ का प्यार मिला, उसको बाप का तो मिला नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हर वीक्स में बच्चों को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। देन आई वॉज हैविंग अ क्वेश्चन फॉर हिम। बोले ठीक है, उसको माँ का भी प्यार मिला इक्वली, पिता के भी प्यार मिला, बट व्हाट अबाउट हिज ब्रदर्स? वो भाइयों के बीच में कभी एक साथ रहे ही नहीं ना, वो तो वीकेंड पे ही एक साथ आ रहे, बाकी समय तो एक साथ वो खेले नहीं, कूदे नहीं। अभी आप बताओ, ऐसे बच्चे अगर जब बड़े होंगे और इन्होंने आज से 20 25 या 50 साल के बाद ब्रदर्स डे डेवलप सेलिब्रेट करना कर दिया चालू, तो कुछ गलत किया इन लोगों ने? नहीं किया, क्योंकि उनको क्या नहीं मिला है, भाई का प्यार ही नहीं मिला है ना। आप लोगों को तो आपका बड़ा भाई होगा तो प्यार अलग तरीके से मिला होगा, कई बार तो भाई ने कुटाई भी की होगी ना। तो क्योंकि इंडिया में प्यार करने का तरीका ही अलग है, यहाँ पे प्यार शुरू ही कुटाई से होता है ना। माँ कुटाई करती है, पिताजी कुटाई करते हैं, भाई कुटाई करता है, और यही सब लोग हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बड़ी बहन है सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो करती क्या है, जब बचपना वैसे जाता है कि वो कुटाई करती है बस। तो अगर ऐसे लोग अगर कुछ नया चीज सेलिब्रेट करने लगे तो गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो दिस ऑल न्यूली इंट्रोड्यूस फेस्टिवल्स जो हुए हैं, वो हमारे सामाजिक परिवर्तन से क्या हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की वजह से क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। नए नए फेस्टिवल्स इतने तो नए आए ही है, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, और क्या क्या डेज नए नए आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है कि और भी कई सारे नए फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो फिर उसमें से एक फेस्टिवल है वैलेंटाइन डे। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट टेकन केयर ऑफ इमोशनली नाइसली, उनके इमोशन को केयर नहीं किया है। तो किसी को तो वो इमोशन अपना एक्सप्रेस करेंगे, someone is needed whom they can express their emotions, and then को मिलता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है, सिटी में रह रहे हैं। तो फिर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई तो ऑपोजिट सेक्स मिल जाता है जिसके साथ वो क्या करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वांटेड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। लेकिन फिर ये इमोशंस को जब एक्सप्रेस किया जाता है, तब फिर क्या होती है, विकृति आना चालू होती है। बिकॉज यू आर नॉट प्रॉपर वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। अगर आप सही तरीके से आपके इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर उसमें क्या आने लगेगी, विकृति आने लगेगी। क्यों विकृति आने लगेगी? क्योंकि नाउ अगर अभी ये यूनिक फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में रहा है, इसने कभी प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब जाके जब वो कभी अपने प्रेम का क्या करेगा, इजहार करने जाएगा, बखान करने जाएगा, तब उसके पूरे प्रेम की कंसेप्ट में सिर्फ रहेगा, वो रहेगा उसका माई ओन सेल्फिशनेस, व्हाट इज माई इंटरेस्ट, दैट्स इट। और कुछ रहने वाला है? नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति भाई के साथ रहा है तो उसने एक्सपीरियंस किया है कि क्या करना पड़ेगा, कॉपरेशन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कॉपरेशन। भारत में तो आज भी अगर 2 बच्चे हैं तो एक चौथी में है और तीसरी में है, तो जो तीसरी वाला चौथी में जाएगा तो नया बुक्स नहीं आता, उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, बड़े भाई का एज इट इज टेक्स्ट बुक्स उसको मिल जाते हैं। गए हैं आप लोग ऐसी सिचुएशन से ना, बड़े के टेक्स्ट बुक एज इट इज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो क्या सीखे यहाँ से, कॉपरेट करना सीखा उसके साथ ना, कॉपरेट करना सीखा। माँ बाप तो दो नहीं ला के आ सकते, किसी के पास धन भी है, अगर नया पुस्तक भी खरीद के दे दें तो पुस्तक तो खरीद के देंगे, लेकिन माँ बाप कभी नया से लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे। तो एक घर में रहता है तो वो कॉपरेशन सीखता है। लेकिन जब वो कॉपरेशन नहीं सीखा है और अगर वो ब्रदर्स डे सेलिब्रेट करने जाएगा, तो फिर वो क्या रखेगा उसमें, अपना सिर्फ सेल्फ मोटिव सामने रखेगा कि मैं क्या चाहता हूँ इस फेस्टिवल से, दैट्स इट। सिर्फ क्या है, सेल्फिशनेस उसकी रहेगी, अन्य कोई चीजें वो नहीं रख सकता है। ऐसे ही फिर कहाँ पे होगा,
ऐसा ही रिफ्लेक्शन आजकल ये वैलेंटाइन डे में हुआ है। यहाँ पे जितने भी सारे लोग किसी ना किसी प्रकार का कोई भी डे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन में वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मैं इससे क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखो तो रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्या होता है? कुछ लेन देन होता है क्या? नहीं होता है। और प्रेम का मतलब ही होता है कि क्या है? अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेल, कि दूसरा क्या चाहता है मुझसे। लेकिन हम न्यूक्लियर सिस्टम से अगर कोई ग्रो होगा तो वो कभी अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेल देखेगा? देगा, लेकिन कौन सी डिटेल के लिए? मैं क्या चाहता हूँ। वांटिंग इन द डिटेल, बट व्हाट आई एम वांटिंग। वो ये नहीं चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति मुझसे क्या चाह रहा है, कि उसको क्या प्रदान करना चाहिए, वो मुझसे क्या चाहता है। कभी सोचेगा? नहीं सोचेगा। फिर ऐसी चीज़ें विकृति धारण करती है, और इसलिए भारत के जो क्या कह सकते हैं, जो कल्चरल लोग हैं, जो लोग संस्कृति को पालन कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों को फिर क्या करने लगते हैं? विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया है? विकृति धारण कर दिया है। क्यों विकृति धारण कर दिया है? तो अगर वैलेंटाइन डे जो है वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, लेकिन फिर इसके अंदर भी विकृति आ गई है। क्यों विकृति आ गई है? तो अगर आप देखोगे तो प्रेम का जो पहला लक्षण है वो लक्षण होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें अपना अपना कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? मोटो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन आजकल कोई निस्वार्थ कंसेप्ट होती है? नहीं है। आजकल अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम भी कर रहा है ना, तो वो सिर्फ देख रहा है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं, बस। कोई निस्वार्थ में है? नहीं है। वो सिर्फ क्या सोच रहा है? अपनी इंद्रिय तृप्ति सोचता है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड किसी को बोल दे कि भाई मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरे से शादी करनी है और उससे शादी करवाने के लिए मुझे मदद कर, तो कोई करेगा आजकल? नहीं कर पाएगा। निस्वार्थ है यहाँ पे? कहीं पे भी निस्वार्थ नहीं है। क्या है? सब जगह पे स्वार्थ है। तो प्रेम का पहला लक्षण ही यहाँ पे खत्म हो गया। प्रेम जो होना चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि प्रेम इज एवर ब्लिसफुल, आनंदम बुद्धिवर्धनम। प्रेम जो है वो क्या होना चाहिए? आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आनंदम अम्बुधि का मतलब होता है, अम्बुधि मतलब समुंदर, अम्बुधि का मतलब होता है समुंदर। आनंदम बुद्धि वर्धनम, अम्बुधि मतलब समुंदर। आनंदर का क्या होना चाहिए? हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। एवर ब्लिसफुल, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आप मुझे बताओ कि आजकल के जो लव मैरिजेस भी होते हैं, वो एक बार मैरिज के बाद उनके बीच में प्रेम रहता है? नहीं रहता ना। बल्कि कई सारे लव मैरिजेस होंगे जिनका घटस्फोट हो जाता है। डाइवोर्स आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि उनका लव मैरिज था उसके बाद भी डाइवोर्स हो गया। तो प्रेम का वर्धन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगर ट्रू लव है तो फिर उसका क्या होना चाहिए? उस प्रेम का एवर एंडिंग वर्धन होना चाहिए। इट्स लाइक कुछ कुछ चीजें होती है ना जो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी वो उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो हमेशा बढ़ते रहती है। लव इज लाइक दैट। प्रेम का मतलब ही होता है कि वो क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। पहला तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, दूसरी चीज उसमें होनी चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? बढ़ते होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर वो घट गया इसका मतलब उसमें क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। वो बढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए आप देखो, जब आपकी माँ आपसे प्रेम करती है तो वो बढ़ते रह रहा है, रह रहा है ना? बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है, बढ़ते जाता है। खास करके अगर आप आपके माँ से दूर रह रहे हो तो आप देखना आपकी माँ और पिताजी साथ में रह रहे हैं कंटिन्यूसली, बराबर है। माँ अभी बूढ़ी हो चुकी है, 60+ उसका उम्र हो गया है। तो पिताजी अगर माँ को कुछ बोलते हैं ना कि ये करो मेरे लिए, तो माँ चिल्लाने लगती है, बोले नहीं नहीं मेरा ना हालत ठीक नहीं है, तुम सिर्फ काम बताते रहते हो, ये करते हो, तो 10 बातें सुना देगी। लेकिन आप फोन करके बोलो कि माँ मैं आ रहा हूँ करके, तो आप देखना आपको जो मेनू चाहिए वो मेनू माँ बिना पूछे ही आपके बिना बताए भी क्या करेगी? सब मेनू रेडी रखेगी। रेडी रखेगी ना? तो क्या दर्शा रहा है ये प्रेम का वर्धन हो रहा है। वो अपने अपने बॉडीली जो भी कुछ उसकी प्रॉब्लम्स है उसको बता रही है कि आपको कुछ नहीं बता रही है। तो ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम इज एवर ब्लिसफुल। पहले तो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरा चीजें होना चाहिए प्रेम में, वो क्या होनी चाहिए? प्रेम प्रेम हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, वो कभी घटता नहीं है। एक तो निस्वार्थ हो गया। निस्वार्थ के लिए शास्त्र में कई सारे आप प्रेम के तरीके देख सकते हो जिसमें प्रेम निस्वार्थ रूप से किया गया था। तो हमारे हमारी कंसेप्ट ही गलत हो गई है कि प्रेम मतलब सिर्फ किस में हो सकता है? उसके लिए एक लड़का और लड़की की आवश्यकता है, उसी को प्रेम कह सकते हैं। नहीं, दो मित्रों के बीच में भी प्रेम हो सकता है और इसमें भी निस्वार्थ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रेम का आदान प्रदान सिर्फ किसके बीच में होता है?
एक एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होकर के। प्रेम का आदान प्रदान तो दो पुरुषों के बीच में भी हो सकता है, किसी के साथ अच्छी मित्रता हो सकती है और उसमें प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है, उसमें निस्वार्थ भाव हो सकता है, उसमें भी प्रेम बढ़ता रह सकता है। लेकिन आजकल आप बताओ कौन सा भी आपने देखा कि जो प्रेम एवर ब्लिसफुल है, बढ़ते ही रह रहा है, बढ़ते ही रह रहा है, बढ़ते ही रह रहा है, हुआ है एवर ब्लिसफुल वाला? कभी नहीं होता है, कभी नहीं है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिसका मैरिजेस हुआ है ना, उसका नाम क्या है, किसी को याद है? जिसने सबसे ज्यादा शादियां की है, कौन? उल्फ, उल्फ, WOLF, लिंडो उल्फ एंड मिस्टर उल्फ। WOLF ही समथिंग स्पेलिंग है, उल्फ। वो बंदा 1926 का है, उस समय का, या उसका जन्म शायद 1926 वगैरह उसमें हुआ है। उस बंदे ने 31 मैरिजेस की है, 29 लड़कियों के साथ। अब बोले 31 तो 31 लड़कियां होनी चाहिए ना, 29 लड़कियां, तो 3 मैरिजेस उसने फिर से रिपीट उसी के साथ किए थे जिसको डाइवोर्स दिया था। और उसके बाद फिर से एक बार डाइवोर्स दिया उसने ना, पहले एक को डाइवोर्स दिया, उसके बाद फिर से उसके साथ शादी की, उसके बाद क्या कर दिया, फिर से डाइवोर्स दे दिया। और एक लिंडो, LINDO समथिंग, लिंडो उल्फ करके, उसने 23 बार शादी की है। माता जो लेडी है, उसने सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसका 23 शादियों का है लड़की का। और ये जो लड़का या जेंट्स है उसका कितना है, 31 मैरिजेस। आफ्टर 31 मैरिजेस ही इज राइटिंग हिज ओन ओन एक्सपीरियंस। उसने एक बहुत सुंदर किताब पब्लिक की है, अगर पब्लिश की है, अगर आप कभी आपको मिल जाए मौका तो आप उस किताब को पढ़ लेना। बहुत सुंदर किताब उसने पब्लिश की है। उस किताब में उसने क्या किया है, अपने ओन एक्सपीरियंस है, और उसमें वो बोलता है दैट प्रेम शुड बी एवर ब्लिसफुल, वो इंक्रीज होना चाहिए। बोले आई नेवर गेट दैट, आई ट्राइड बट आई नेवर गॉट। व्हाई आई नेवर गॉट इट? देन ही इज राइटिंग फर्स्ट, फर्स्ट जो लव का जो ये है वो क्या है, निस्वार्थ होना चाहिए। बोले मैंने जितनी सारी शादियां की, हर चीज में क्या था, मेरा स्वार्थ था, एंड दैट्स व्हाई माय लव वाज नेवर ब्लिसफुल। वो कभी बढ़ता नहीं रहा है, आनंदम बुद्धिवर्धन उसके साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने क्या किया होता था, निस्वार्थ किया होता, तो फिर वो क्या होता था, वो बढ़ता रहता था। और इसलिए आप शास्त्र में देखो, शास्त्र में अलग तरीके का प्रेम है ना, हमारे जितने भी सारे शास्त्र में है उनमें जो प्रेम है दैट वो कैसा प्रेम है ना, आनंदम बुद्धिवर्धन, हमेशा क्या रह रहा है, वो बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, तो वो कभी घटा नहीं है। और अगर किसी भी चीज की वृद्धि में, किसी भी चीज के वृद्धि में अगर क्या हो जाए, उसकी जो बढ़ोतरी है, जब बढ़ रहा है उसमें अगर क्या होगी, घटोती होने लगी, तो समझना फिर प्रेम क्या है, दिस इज नॉट अ ट्रू लव, दिस लव इज फॉल्स। आपके पिता का आपके लिए प्रेम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या वैसे ही रह गया, स्टैग्नेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है? कितने लोगों का अपना एक्सपीरियंस है कि पिता का प्रेम बढ़ता रह रहा है करके, हाउ मेनी यू फील इट दैट? एक्सपीरियंस है कि लग रहा है ऐसा कि मेरा पिता का डे बाय डे मेरे लिए प्यार क्या होता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि घट 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 गया है, पहले ज्यादा करते थे प्रेम, अभी प्रेम कर नहीं रहे? अच्छा, 2 लोग ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि पिता का प्रेम घटा हुआ है करके उनका। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि माँ का प्यार बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो बचपन में था उससे बढ़ गया है? तो सबका आपका एक्सपीरियंस है अपना। तो यही यही प्रेम का लक्षण है कि वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरीके से ये गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट जो है, उसमें प्रेम बढ़ता है या घटता रहता है ना? घटता रहता है, बढ़ता नहीं है। वो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ही है दैट इज नॉट अ रियल टू लव, जिसको जीवात्मा ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवात्मा प्रेम ढूंढने का प्रयास कर रहा है तो वो निस्वार्थ होना जरूरी है, और उसके साथ साथ उसमें क्या होना जरूरी है, एवर ब्लिसफुल होना जरूरी है। वो बढ़ता रहना चाहिए, वो घटता नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारा जो प्रेम है वो कैसा है, वो सोशल मीडिया वाला प्रेम है ना। सोशल मीडिया वाला प्रेम है, बच्चा क्या करता है ना, एक लव मैसेज लिखता है, टाइप करता है, वो भी टाइप नहीं करता, गूगल से कहीं से तो कॉपी कर देता है, और वो 50 लड़कियों को एक साथ पोस्ट कर देता है। बोले इसमें से कोई तो हाँ बोल देगी, या एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई तो हाँ बोल देगी। लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन रखते हैं। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बिकॉज मैं तो प्राय कॉलेजेस में ही ज़्यादा जाता हूँ, कॉलेज बच्चों को मैं बीच में ज़्यादा रहता हूँ, उनको ही ज़्यादा प्रचार करता हूँ। तो लोग क्या रख रहे हैं उसमें, लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ऑप्शन रख रहे हैं।
इसको क्या रख रहे हैं इसमें, इसमें ऑप्शन रख रहे हैं। मुझे मोबाइल निकालना था, सॉरी, बिकॉज हाउ टू चेक द टाइम ऑल्सो की, नहीं तो आप लोगों को लेट हो जाएगा। ओके, तो लोग क्या ढूंढ रहे हैं आजकल, ऑप्शन देखते हैं, रखते हैं या नहीं रखते हैं ना, लोग ऑप्शन रखते हैं। क्या क्या ऑप्शन रखते हैं, कॉलेज वाले अलग रखते हैं, सोसाइटी में एक अलग, ट्यूशन जा रहा है वहां पे एक अलग, बोले ये 30 में से कोई तो एक मेरे साथ टिकेगी, है ना, कोई तो एक टिकेगी। ये इज इट अलाउ, ये लव नहीं है इसमें, ना ही ना क्या है इसमें, ना ही एवर ब्लिसफुलनेस है, ना ही निस्वार्थ है। तीसरा एक लक्षण होता है प्रेम का, वो लक्षण बोला गया है दैट इट्स इट्स अनस्टॉपेबल, उसको रोका नहीं जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में उसको क्या नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। परिस्थिति में रोका न जाना मतलब क्या होता है पता है, जैसे ही माँ को आपके घर में पता चल गया ना कि आप किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो, तो तुरंत आप हाथ खड़ा करते हो, बोलते मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, सब किसका गलती है, उसका गलती है, मैं तो इसको जानता तक नहीं था, शुरुआत तो उसी ने मैसेज डाला, मतलब क्या कर रहे हो, इज इट अनस्टॉपेबल और स्टॉपेबल। परिस्थिति बदल गई, क्या कर दिया, रुक गया। लेकिन प्रेम परिस्थितियां बदलने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए, इट इज अनस्टॉपेबल प्रेम। अगर भगवान कृष्ण द्वारका चले आए तो क्या राधा रानी का उनका प्रेम कम हो गया, नहीं हो गया। परिस्थितियां उसको अनस्टॉपेबल थी, एवर ब्लिसफुल था, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग था और निस्वार्थ था। राधा रानी का कोई अपना स्वार्थ नहीं था, ना ही कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ था उसको। लेकिन हमारा प्रेम कैसा है पता है, आजकल जो लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं ना, उनका प्रेम जो है वो प्राय शूर्पणखा की तरह है। शूर्पणखा भी गई थी रामचंद्र के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए, स्वयं गई थी प्रपोज करने के लिए, पता है आप लोगों को, रामायण में लिखा है शूर्पणखा स्वयं प्रपोज करने के लिए गई थी ना, ये शूर्पणखा का खुद का लेन था। अभी देखो ये शूर्पणखा की पूरी, खाली हम लोगों को इतना ही पार्ट पता है कि क्या कर दिया, वो बेचारे ने प्रपोज करने गई और रामचंद्र ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ उसके ऊपर। जबकि क्षत्रिय के बारे में कहा गया है, क्षत्रिय का एक एक धर्म होता है, क्षत्रिय जो है कि वो अपने पास आई हुई स्त्री को नकार नहीं सकता है, ही शुड एक्सेप्ट। लेकिन रामचंद्र ने तो नकार दिया, बेचारा शूर्पणखा का दिल तोड़ दिया ना। वो तो गई थी प्रेम प्रस्ताव रख के, तो गई थी, भगवान बोल देते थे जी कि सीता है, और एक भी भगवान शादी करते तो कौन मना करने वाला था। तो लेकिन आप देखो उसमें निस्वार्थ नहीं था शूर्पणखा का प्रेम। शूर्पणखा का प्रेम जो था ना वो स्वार्थपूर्ण था। कैसे स्वार्थपूर्ण था, तो आप परिस्थिति देखो, आपको शूर्पणखा का बैकग्राउंड पता नहीं है। शूर्पणखा सिर्फ आपको इतना ही पता है कि वो किसकी बहन है, रावण की बहन है। और शूर्पणखा का प्रेम है ना आजकल के सोशल मीडिया वाला प्रेम की तरह ही था। अभी आप देखो ये जो रावण की बहन शूर्पणखा जब बड़ी होती है, तो रावण उसका एक राक्षस के साथ डेफिनेटली अपने बिरादरी में उसकी शादी करवा देता है। शादी करने के बाद रावण जीत लेता है स्वर्ग के राजा इंद्र को। अभी इंद्र को जीतने के बाद रावण सोचता है कि मैं जाके अभी नरक आदि लोग है ना उनको भी जीत लूंगा, तो फिर मैं युद्ध करने जाऊंगा तो स्वर्ग की गद्दी पे किसको तो बिठाना चाहिए ना, सिस्टम तो सेट करनी चाहिए ना। सिर्फ जीत के आप आगे चले जाओ तो फिर से पीछे वो क्या हो गया, लूट जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, शूर्पणखा का जो पति है ना उसको स्वर्ग का राजा बना देता है। क्योंकि परिवार में ही बनाएंगे ना, कोई भी बड़ी पोस्ट देनी है तो परिवार के अंदर दे देंगे, जिसको मोदी विरोध कर रहे हैं आजकल। लेकिन वो परिवार के अंदर ही उन्होंने दे दिया। किसको दे दिया, शूर्पणखा के पति को दे दिया। शूर्पणखा भी जाके स्वर्ग में रहने लगी अपने पति के साथ। रावण गया कहीं युद्ध करने के लिए, समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ क्या हो गई, शूर्पणखा प्रेग्नेंट हो गई। और जब ये समय चल रहा था तब शूर्पणखा का पति ये सोच रहा था, बोले ये रावण जो है ना वो बड़ा बदमाश व्यक्ति है, वो जैसे ही आएगा मुझसे क्या करेगा, ये कुर्सी छीन लेगा। क्योंकि हर कोई कुर्सी से आसक्त रहता है ना, छोड़ना नहीं चाहता है। बोले ये स्वर्ग का सिंहासन मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं ना, बोले ये रावण को कुछ तो मारने का उपाय करता हूं। देखो राक्षस की बुद्धि कैसे रहती है, वो रावण को मारने का उपाय शोधने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और ये जब उपाय ढूंढ रहे थे किसी न किसी तरीके से रावण को मारा जाए, तो ये बात गुप्तचरों के द्वारा किसको पता चल जाती है, रावण को पता चलती है। रावण को जैसे ही ये बात पता चलती है, रावण तुरंत स्वर्ग में जाता है और शूर्पणखा के पति का क्या कर देता है, वध कर देता है। शूर्पणखा का पति मर गया, लेकिन शूर्पणखा है प्रेग्नेंट। शूर्पणखा को रावण कहता है कि तू अभी फ्री हो गई ना, तेरे पति को मैंने मार दिया, अभी तुझे जिसके साथ घूमना है, जहां रहना है तू जहां रह ले। शूर्पणखा प्रेग्नेंट थी। समय के अनुसार शूर्पणखा एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद बच्चा पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेयर इज माई फादर।
कि मेरा बाप कौन है, अगर मैंने जन्म लिया है तो बाप होना चाहिए मेरा, और वो है कहाँ पे, कौन है। तो शूर्पणखा का बच्चा भी प्रॉपर परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बाप किधर है, और शूर्पणखा उसको परफेक्ट आंसर देती है कि तुम्हारा बाप किसके द्वारा मारा गया है, रावण के द्वारा। अभी ये शूर्पणखा के बच्चे ने बहुत सारी हिंदी मूवीज देखी थी बॉलीवुड की, तो फिर क्या लेना जरूरी है, और बदला लेना जरूरी है। बोले रावण को मारना जरूरी है, ये मेरा क्या है, कर्तव्य है, मामा को मारना चाहिए। लेकिन इसको पता है कि मामा क्या है, कौवे का दूध पिया हुआ है, वो ऐसे नहीं मरने वाला है आसानी से, ठीक ना। बोले मामा को ऐसे चाकू से मारूंगा, तलवार से मारूंगा, बोले इम्पॉसिबल है ऐसा मारना। तो फिर क्या किया जाए, तो रावण को मारना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या चाहिए ना, कोई दिव्य शक्ति चाहिए, ऐसे ही थोड़ा रावण मरने वाला है। तो शूर्पणखा का बच्चा ढूंढता है, पूरे शास्त्र विस्त्र देखता है, बोलते हैं ये सब लोगों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है देवताओं को। बोले सबसे नजदीक जो देवता है ना वो सूर्य है, क्योंकि हर दिन आता है, दिखता है। बोले इसको प्रसन्न किया जा सकता है आसानी से। तो डिसाइड होता है, शूर्पणखा का बच्चा डिसाइड करता है कि मैं सूर्य की तपस्या करूंगा और सूर्य भगवान को क्या करूंगा, प्रसन्न करूंगा, और उनसे कुछ शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे मैं किसका वध कर सकूं, रावण का वध सकूं। ही इज एब्सोल्युटली राइट, शूर्पणखा का बच्चा एकदम परफेक्ट जा रहा था, क्योंकि कुछ गलती नहीं थी उसकी। उसके बाप को जिसने मारा, रिवेंज लेना जरूरी है, एकदम परफेक्ट चल रहा था। अभी ये तपस्या तो लंका में जल के हो गया नहीं, राक्षसों के बीच तपस्या की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तपस्या करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, साधुओं के बीच रहना पड़ेगा ना। तपस्या तो राक्षसों के बीच नहीं होती है। अगर भक्ति करनी है तो हमें किसके साथ रहना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा बार बार। अच्छा बनना है तो बार बार मंदिर आना पड़ेगा, बार बार ऐसे कक्षाओं में आना पड़ेगा। अगर आप आपके जो भी फ्रेंड्स है जो क्या कर रहे हैं, पब जा रहे हैं या बियर बार जा रहे हैं या और कहीं पे घूमने जा रहे हैं, उनके साथ जाके आप भक्त बन पाओगे, अच्छा व्यक्ति बन पाओगे, नहीं। संघ का असर है। इसलिए शूर्पणखा अपने बच्चों को लेके आती है कहाँ पे, अपने बच्चों को कहाँ पे लेके आती है, अपने बच्चों को अभी का जो परिस्थिति है जिसको हम नासिक कहते हैं वहां पे लेके आती है। तब वहां पे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता रह रही थी। उसको कहा जाता है जनस्थान, क्योंकि जनस्थान में क्या थे, वो था राक्षसों के अंडर, लेकिन वहां रहा कौन करते थे, साधु लोग रहा करते थे ज्यादा। तो फिर शूर्पणखा का बच्चा वहां पे क्या करता है, एक बुश झाड़ियों के बीच में तपस्या करना चालू करता है हर दिन सुबह। लेकिन ये शूर्पणखा का बच्चा है ना, उसके लिए तपस्या मतलब मांसाहार छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी तपस्या है। भूखा रह के तो वो तपस्या कर ही नहीं सकता है, उसने मांस खाना छोड़ दिया, बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए शूर्पणखा हर दिन सुबह उसके लिए फल लाया करती थी, वो फल खाता था और फिर सूर्य के ऊपर मेडिटेट करने के लिए बुश में बैठ जाता था। ये उसका नित्य का क्रम था। तो ऐसे क्रम में उसकी तपस्या सफल हो गई और भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते ही सूर्य ने पूछा कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उसने इच्छा बता दी, मुझे किसको मारना है, रावण को मारना है। सूर्य भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले रावण को मारना है। तो सूर्य ने उसको एक तलवार दे दी, बोले इससे रावण मर जाएगा। और सूर्य अप्रकट हो गए, क्योंकि तपस्या फलित हो गई, उन्होंने वर दे दिया, तलवार दे दी, सूर्य अप्रकट हो गए। फिर वो जो शूर्पणखा का बच्चा है ना, वो साधु नहीं था। तपस्या तो उसने की थी, लेकिन फाइनली उसका चित्त कैसा था, राक्षस जैसा। इसलिए उसका कंप्लीट फेथ नहीं था सूर्य के शब्दों के ऊपर। इसलिए उन्होंने सोचा कि यार ये क्या है, सूर्य चूना लगा के गया मुझे, ये बोले क्या फालतू सी तलवार दी है, इससे थोड़ा रावण मरने वाला है ना। बोले क्या कर दिया, चीटिंग कर दिया सूरज ने मेरे साथ। इसलिए उसने सोचा कि ये तलवार को मैं फेंक देता हूँ और मैं फिर से एक बार सूर्य को प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना, एक बार प्रसन्न हुए तो और एक बार हो सकते हैं, और कुछ दूसरी चीज मांग लेता हूँ। इसलिए उन्होंने वो तलवार को क्या कर दिया, त्याग दिया। ये दोपहर का समय होगा, तलवार को त्याग दिया उन्होंने। तो दिव्य तलवार है, सूरज की दी हुई है ना, तो उड़ते उड़ते जा रही थी, तो उसके ऊपर नजर गिरी लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी भी शक्तिशाली है। लक्ष्मण जी ने उस तलवार को पकड़ लिया, तलवार को पकड़ा, बोले दिव्य तलवार है, हवा में उड़ रही है मतलब दिव्य तलवार है। तो बोले थोड़ा देखता हूँ इसकी धार वार कैसी है, यहाँ वहाँ थोड़ा बुशेष विशेष पे चला के, झाड़ियों के ऊपर चला के देखता हूँ। तो वो झाड़ियों पे जब वो तलवार चला रहे थे ना, तो उन्होंने उसी झाड़ी पे तलवार चलाई जिसके अंदर कौन बैठा था तपस्या करने के लिए, ये शूर्पणखा का बच्चा बैठा था। और वो दिव्य तलवार होने की वजह से शूर्पणखा का बच्चा क्या हो गया, मारा गया। दैट्स द एंड ऑफ शूर्पणखा सन। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण को लगा कि शायद कोई साधु महात्मा बैठे थे तपस्या में और मेरे हाथों से उनका क्या हो गया, वध हो गया। लक्ष्मण जी अन्य साधु जो थे उनको जाके पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अन्य साधु थे वो पूछने लगे कि भाई कहाँ पे था ये साधु तपस्या बैठे के। बोले हम तो सभी को जानते हैं, जो तपस्या रहते तो हम ही लोग हैं यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और कौन सा एक्स्ट्रा साधु है। तो बोले वो कुछ दूरी पे दिख रहे हैं ना, वहां पे वो झाड़ियाँ, वहां पे बैठा था।
तो कुछ साथी बोले वहां पे बैठा था, बोले वो तो शूर्पणखा का बच्चा था, अच्छा हुआ मारा गया बोले, क्योंकि वो वैसे ही राक्षस था, उसको अगर कुछ प्रसन्न भी हो जाता था, तपस्या का फल मिलता था, तो उसका मामा वैसा ही भांजा, तो बोले वैसा ही बन जाता था, इसलिए बोले अच्छा हुआ मारा गया, कुछ इसके लिए प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी चाहते थे प्रायश्चित करना, लेकिन बोले कोई आवश्यकता नहीं है प्रायश्चित की। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है, लक्ष्मण जी चल दिए। शाम के समय में कौन आई? शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने देखा कि बच्चा तो मरा पड़ा है, ना फल भी लेके आई थे अच्छे अच्छे एप्पल वेप्पल लेके आई, बच्चा तो मरा पड़ा है। तो शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा आया। शूर्पणखा ने देखा सामने आजू बाजू में कुछ झोपड़ियां है जहाँ पे कुछ ऋषि मुनि रह रहे हैं, उनको जाके डराने धमकाने लगी कि बोले सच बताओ कि मेरे बच्चे को किसने मत किया है, और जिसने भी मारा है उसकी तो खैर नहीं है। साधु बेचारे डर गए। वो बोले भाई बहना हमने कुछ नहीं किया है। वो बोले ये दूर पे एक कुटिया दिख रही है जहाँ से अभी धुआं आ रहा है शाम के समय में, बोले ये कुटिया में दो नर रहते हैं, एक लक्ष्मण और एक राम, उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तो उनसे जाके रिवंश ले ले, हमारे से क्यों डरा रही है। तो शूर्पणखा चली रामचंद्र के पास या लक्ष्मण के पास, किसके लिए? रिवेंज लेने के लिए। किस चीज का रिवेंज? उसके बच्चे के मारने का। परफेक्ट, अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद जैसे ही शूर्पणखा ने भगवान रामचंद्र के ब्यूटी को देख लिया, भगवान रामचंद्र इतने सुंदर दिखते थे उसको देख लिया, और शूर्पणखा का मन बदल गया। शूर्पणखा बोली बच्चा तो गया ही है, पति भी पहले भाई ने मार दिया, बच्चा ऐसे मर दिया, क्यों ना मैं सेटल हो जाऊं। बोले आज वैसे ही 14 फरवरी है, तो मैं सेटल हो जाती हूँ, खुद ही जाके क्या करती हूँ, रामचंद्र को प्रपोज करती हूँ और क्या कर देती हूँ, स्वयं ही सेटल हो जाती हूँ। और फिर शूर्पणखा ने अपना रूप बदल लिया और जाई किसके सामने? रामचंद्र के सामने गई। और फिर उसके आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते हो क्या हुआ है। ये रियलिटी है। अभी बताओ इसमें शूर्पणखा का प्रेम कोई निस्वार्थ था? वो तो स्वार्थ भावना से गई हुई थी। निस्वार्थ था क्या कहीं पे? कहीं पे निस्वार्थ नहीं था उसका प्रेम, और ये बात भगवान रामचंद्र जानते थे। अभी देखो यहां तक तो सब समझ में आ गया, निस्वार्थ नहीं था शूर्पणखा का प्रेम। अभी शूर्पणखा के साथ क्या हाल हुआ ये भी आप सभी लोग जानते थे। फिर शूर्पणखा वहां से भागी, और भाग के कहा चली गई? रावण के पास। उसका नाक काट गया कान, मैं जो स्टोरी को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, और वो रावण के पास चले गई। अच्छा रावण तब क्या कर रहा था? बोले अच्छा खासा श्रीलंका में था, समुद्र के किनारे क्या करा हुआ था, सनबात सो रहा था, सनबात ले रहा था रावण। फालतू में जाकर रावण को डिस्टर्ब किया उसने, और उसने बोली कि यह रावण तुम जानते नहीं हो क्या है, जनस्थान में, नासिक को तब जनस्थान कहते थे, बोले दो मनुष्य आ गए और उन्होंने हमारे कई सारे राक्षसों को, वीरों को मार दिया है। क्योंकि आपके बीच में खरदूषण आदि वध होता है, उसके बाद चली जाती है शूर्पणखा। तो रावण सोचता है हाँ ठीक है मार दिया है, रावण ध्यान नहीं देगा। शूर्पणखा समझ गई, बोले ये ऐसे ध्यान नहीं देगा, मुझे इसकी कमजोरी को पकड़ना पड़ेगा। तो कमजोरी में जाके रावण को क्या बोली कि वास्तव में तुम जानते नहीं हो, ये राम है ना, उसकी पत्नी अति सुंदर है, और मैं सोची थी कि उसको मैं पकड़ के लाके तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दे दूं करके, इसलिए मैं गई थी वो सीता को लाने के लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी मैं सीता। यही कहा था शूर्पणखा ने। लेकिन वास्तव में शूर्पणखा इसके लिए गई थी क्या वहां पे? नहीं गई थी। शूर्पणखा का तो इसके प्रेम में कहीं पे भी निस्वार्थ नहीं है। और फिर रावण समझ जाता है, और फिर रावण, बाकी रामायण तो आप सब अच्छे से समझ गए हो। अभी वो पूरे रामायण में, इसके बाद मैंने लगभग लगभग 6-7 रामायण के अलग अलग वर्जन पढ़े हुए। वाल्मीकि रामायण पढ़ा, तुलसीदास जी का पढ़ा, कंब रामायण पढ़ा, आनंद रामायण पढ़ा, अध्यात्म रामायण पढ़ा है, अलग अलग वर्जन पढ़े हैं। किसी भी रामायण में इसके बाद शूर्पणखा का कहीं वर्णन नहीं है, कहीं पे भी शूर्पणखा का वर्णन नहीं। अभी बताओ ये रावण का कुछ लेन देन था क्या सीता के साथ? नहीं था। वैलेंटाइन किसको मनाना था? शूर्पणखा को। मारा कौन गया? रावण। फोकट में मारा गया ना रावण। कुछ लेन देन था उसका उसके साथ? कुछ लेन देन नहीं था, लेकिन रावण फोकट में मारा गया। अभी इसको हमारे जीवन के साथ देखो। ये जो शूर्पणखा है ना, यह है पूरा सोशल मीडिया। हम आराम से जिंदगी जी रहे थे, रावण अच्छा खासा समुद्र के किनारे सन बात लेता था, हर दिन क्या करता था ना, जाके सी सॉज ना करता था, सन बात लेता था, समुद्र में स्नान करता था, आराम से जिंदगी बिता रहा था। लेकिन ये शूर्पणखा है ना, ये सोशल मीडिया है। इंफॉर्मेशन हमारे साथ कौन लाता है ये सभी फेस्टिवल्स की? सोशल मीडिया। और वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन लाता है? गलत इंफॉर्मेशन लेके आता है ये सब चीजों की। ये सब चीजों का, प्रेम का कोई दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम इज नॉट ना एक्सप्रेस बाय सम गिविंग गिफ्ट्स एंड ऑल।
जो प्रेम प्रकट करना है, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय योर एक्शंस। प्रेम जो है वो आपके एक्शन से प्रकट होता है। आपके बोले, आपके माँ ने कभी आपको बोला है आई लव यू? बोला है किसी के माँ ने? बोला है क्या? नहीं बोला है। फिर आप कैसे क्या बोलते हो कि वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है? बाय हर एक्शंस। हर चीज वो दिखा रही है, वो किससे दिखा रही है? उसके एक्शन से दिखा रही है। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, बल्कि पीटती है। उसकी पिटाई भी प्रेम का हिस्सा है। पीट भी रही है तो भी किस चीज का हिस्सा है? उसके प्रेम का हिस्सा है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए आपको पकड़ के कूटती है, या कूटा होगा ना, जो हाथ में आया उससे कूटा होगा एक समय में। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है आपसे। कभी आई लव यू बोला? कभी रोज दिया आप उसने आपको? कुछ नहीं है, रोज नहीं है और कुछ नहीं है। दिए होंगे तो तमाचे चाटे, यही चीजें मिली है। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं बिकॉज हर एक्शन इज अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स द लव ना। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ना, शूर्पणखा की तरह, ये क्या कर रहा है? रियल इंफॉर्मेशन बता रहा है क्या? शूर्पणखा गई थी सीता को लाने के लिए? नहीं गई थी। शूर्पणखा तो गई थी अपने बच्चे के मौत का रिवेंज लेने के लिए, और वो छोड़ के वो खुद सेटल होना चाहती थी। लेकिन जब दोनों चीजें नहीं हुई तो फिर उसका प्रेम किस में परिवर्तित हो गया? रिवेंज में परिवर्तित हो गया शूर्पणखा का प्रेम। अगर राम ने ना बोल दिया तो शी शुड बी हैप्पी ना। उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसके अपने व्यू पॉइंट है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा ही है, किसी लड़के ने ना बोल दिया तो लोग एसिड फेंक देते हैं उसके मुंह के ऊपर, फेंक देते हैं ना। ऐसी चीजें हो रही है। तो क्या हो रहा है? ये रिवेंज वाला हो रहा है ना। कहाँ निस्वार्थ रहा है इस प्रेम में? सभी के सभी क्या है? स्वार्थी है। और अगर ऐसे डेज, फिर अगर हम ऐसे अंडरस्टैंडिंग से मनाते रहेंगे, तो फिर हम वास्तव में कुछ प्रेम का उत्पादन कर रहे हैं, समाज में प्रेम फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे। हम भी ये सोशल मीडिया की तरह सिर्फ रिवेंज फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। और ये सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है? किल कर रहा है। कुछ कुछ किसी चीज से हमें लेना देना नहीं होता, लेकिन कोई तो एक कोई वीडियो डाल देता है और वो वीडियो वायरल बन जाता है, बन जाता है ना। और लोग फिर उसकी तरह जीना लगते हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप देखो, पहले एक एक जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था ना, तब दाढ़ी मूछ रखना मतलब क्या बोला जाता था? ओल्ड फैशन का कंसिडर किया जाता था। लेकिन आजकल दाढ़ी मूछ रखना न्यू फैशन आ गई है। अब मेजोरिटी देखो, पहले तो मूछे कटवाने का फैशन था, अभी मूछे कटवाने का फैशन चला गया। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये सोशल मीडिया से हो रहा है। एक बच्चे को मैंने पूछा कि भाई तू दाढ़ी क्यों रख रहा है? बोला उससे है ना मैं मैच्योर लगता हूँ थोड़ा सा। मैं बोला मैच्योर लगना नहीं जरूरी है, होना जरूरी होता है। मैच्योर लगने से क्या फर्क पड़ता है? तू मैच्योर है या नहीं वो तो तेरी एक्शन बताएगी। तू दिखता है मैच्योर या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी आजकल हम ये सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसे ही बनते जा रहे हैं, ऐसे ही बनते जा रहे हैं ना। पहले ऐसे कुछ श्लोका हुआ थे, प्रभाते कर दर्शनम वगैरह श्लोका कभी बोले हैं? सुबह उठ के ना, प्रभाते वस्ते लक्ष्मी, प्रभाते वस्ते सरस्वती ही, ऐसा। हाँ, बस एक ही बार बोला है प्रभाते कर दर्शनम वगैरह। अभी श्लोक बदल गए, प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो गया। सोने के पहले वो मोबाइल देखता है और उठने के बाद पहली चीज क्या देखता है? मोबाइल देखता है। अच्छा, ये मोबाइल नहीं देखेगा तो कुछ करोड़ों का नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी छूट नहीं पा रही, क्योंकि ये शूर्पणखा है, गलत इन्फॉर्मेशन ला के दे रही है। और मारे कौन जाएंगे ये सब गलत इन्फॉर्मेशन में? हम अनवांटिंगली मारे जाएंगे। इसलिए हमें ये सभी चीज़ों से क्या होना है? बचना है। ऐसे डे जरूरी है, लेकिन प्रेम प्रकट करने के लिए कोई अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। इट्स रिक्वायर्ड एक्शन। आपके क्या है? आपकी एक्शन वैसी होनी चाहिए। कोई अवसर की, वैलेंटाइन डे की आवश्यकता है ऐसा कुछ नहीं है ना। आपके मम्मी के साथ आपका प्रेम प्रकट करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, या पिता के साथ प्रेम प्रकट करने के लिए फादर्स डे की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस दिन आप आपके पिता के जितनी भी सारी जिम्मेदारियां है उसको जब शोल्डर बन जाओगे ना, उनके कंधे से कंधा लगोगे ना, दैट इज द बिगेस्ट फादर डे फॉर हिम। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे ना। नहीं तो आप कितने भी आपके पिता को ग्रीटिंग कार्ड दे दो, गुलाब दे दो, कुछ दे दो, क्या कुछ पिता को आनंद मिल रहा है इससे? और ये नहीं है। जब आप आपकी जिम्मेदारियों का समझोगे, तब आपके पिता वास्तव में आपसे खुश हो जाएंगे। आपकी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे तो आपकी माता आपके वास्तव में आपसे खुश हो जाएंगी। तो इसलिए हमें मैच्योर्ड बनना है। हमें ये सभी डेज आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मूलतः इसके पीछे की फिलॉसफी समझनी है कि ये क्यों चाहिए, और इसको राइट तरीका भी चाहिए इसको मनाने का। तो सिर्फ एक एक दिन में आपने 50 लड़कियों को हैप्पी वैलेंटाइन डे भेज दिया, उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। आपने 50 लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांध दिए तो उससे फ्रेंडशिप होती है?
नहीं होने वाली। होने वाली है? नहीं होने वाली। फ्रेंडशिप कैसी चाहिए? देखो अर्जुन और कृष्ण की। कृष्ण इज द द्वारकाधीश, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के लिए उन्होंने ड्राइवर का सवाल कर लिया। ड्राइवर, आजकल तो ड्राइवर मतलब बहुत छोटी चीज होती है ना। तो सारथी क्या है? सारथी मीन्स ड्राइवर। और अर्जुन का रथ चला है ना भगवान ने, चला है नहीं चला है? चला है। दैट इज कॉल्ड एज द लव। उनको फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है नहीं है, बट दे आर द कमिटमेंट, है ना। बाइबल में लिखा है लव मीन्स कमिटमेंट। आप कितने कमिटेड हो, इससे आपका प्रेम प्रकट होगा। शूर्पणखा कमिटेड है? कुछ कमिटमेंट नहीं है शूर्पणखा। अगर कमिटेड होती तो फिर से रामायण में उसका नाम आना चाहिए था ना कि शूर्पणखा राम को ढूंढने के लिए फिर से अयोध्या चली गई। आया कहीं पे? नहीं आया। नो कमिटमेंट एट ऑल। आजकल के जितने भी सारे डेज है वो सभी के सभी कैसे है? ऐसे ही है। कोई कहाँ पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमिटमेंट नहीं है। कोई कुछ कमिट नहीं करना चाह रहा है। लेकिन लव का मतलब अगर कमिटमेंट होता है तो कहाँ है लोगों के बीच में कमिटमेंट? तो इसलिए ये जो सभी के सभी ऐसे डेज जो होते हैं, डेफिनेटली इनको सेलिब्रेट करें या ना करें, ये हमेशा विवादास्पद रहने वाले हैं। इसके ऊपर हर किसी का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हमें इसके पीछे की भावना देखनी पड़ेगी, ये क्यों किया जा रहा है। और अगर ये क्यों किया जा रहा है तो उसके लिए उस तरीके की एक्शन लेनी पड़ेगी। नहीं तो लोग सिर्फ हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं और माँ ने कह दिया कि भाई पानी की बोतल थोड़ा फ्रिज में भर के रखो, लोग नहीं रख रहे, तो वो हैप्पी मदर्स डे होता है? नहीं होता है। द सेम वे अगर आप कोई बोल रहे हो कि नहीं मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं, तो आर यू कमिटेड? एक गई चंद्रा तो पीछे है 15, ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल, है ना। बोले एक चंद्रा अगर चली गई तो बोले 15 का नंबर मैंने पहले ही लेकर रखा है, क्योंकि मुझे पता ही था ये जाएगी करके, गारंटी है इसको वो जाएगी करके, इसलिए अन्य 15 का उसने क्या किया है? नंबर लेके रखा है। इज इट अ कमिटमेंट? ये कमिटेड नहीं है। लव अगर है तो उसमें क्या होनी चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए। इसलिए वो निस्वार्थ होना चाहिए, आनंदम बुद्धिवर्धनम, एवर ब्लिसफुल होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए, एंड इट इज नेवर एंडिंग, नेवर स्टॉप। किसी भी परिस्थिति में उसमें क्या नहीं आनी चाहिए? रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा प्रेम है तो डेफिनेटली वन हैव टू गो अहेड। लेकिन ऐसा प्रेम मिलता है आजकल? नहीं मिलता। इसलिए हमें वास्तविक प्रेम को समझना चाहिए, दैट कि हम जो है ना, हम जीवात्मा है और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और इसलिए उन्होंने कई सारे शास्त्र, भगवद गीता, भागवतम आदि दिया है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसमें समझना चाहिए कि वो वास्तव में किस प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? क्या टाइम है? हरे कृष्णा 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 हरे